Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. Dr. Zahra this side. So our today's topic is second prescription of homeopathic philosophy. इसके हवाले से चार कुछ इस टाइप के सवाल बन के आते हैं कि आपने या तो उसकी इंपॉर्टेंस बतानी होती है, या इसको आपने डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना होता है, या फिर इसकी होम्योपैथी में इंपॉर्टेंस बतानी होती है, या फिर जो कॉग्निट रेमेडीज़ हैं उनको डिटेल में अब डीपली डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, तो हम इसमें पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। इसका लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना होता है। तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो बेसिकली सिमिलबस क्यूरेंचा के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसी रीज़न के अकॉर्डिंग फिजिशियन को जो है पेशेंट को टोटलिटी ऑफ सिम्टम पेशेंट के मिल जाते हैं, और फिर वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बिहाफ पे एक सिमिलिनम रेमेडी को चूज़ करता है, और एक सिमिलिनम को चूज़ करता है, और उसको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। अब हम जब फॉलो अप करते हैं पेशेंट को, हमने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, चला गया, अगली बार आया, केस लिया, ठीक है, जिस भी तरीके का हम उसको फॉलो अप दे रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि बेसिकली उस फर्स्ट रेमेडी को देने के बाद पेशेंट की बॉडी के अंदर दरअसल हुआ क्या है और हो क्या रहा है। बेसिकली अब इस इंफॉर्मेशन से जो हमने इस फॉलो अप के नतीजे में निकाली है, इससे हमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का गाइड मिलता है कि यार अब हमको सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या देनी है। तो उसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है, बहुत इजी है कि जब फर्स्ट रेमेडी को हम एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चेंजेस सामने आते हैं पेशेंट के अंदर, या पेशेंट के अंदर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, तो उनको देखते हुए, उनको कंसिडर करते हुए हमें नई रेमेडी या फिर प्लासिबो हम देते हैं। ठीक है, और ये भी अकॉर्डिंग टू न्यू सिम्टम्स की टोटलिटी पर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि जब हमने अगर यहाँ पे कह रहे हैं अगर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद पेशेंट में कोई चेंजेस आए, जैसे कि पेशेंट को एग्रेवेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर इम्प्रूवमेंट आ रही है, यानी कि एमेलियोरेशन हो रहा है, आराम आ रहा है, तो फिर उन तमाम सिम्टम्स को कंसिडर करते हुए न्यू रेमेडी दे देंगे। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन होती है जो कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के इफ़ेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद दी जाती है, उसको हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। वो प्लासिबो भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिसिन ही हो, बट हमने फर्स्ट रेमेडी दे दी, उसके इफ़ेक्ट्स को देखा, अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो देंगे, नहीं तो प्लासिबो देंगे, तो वो भी हमारा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन ही कहलाएगा। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, तो व्हेन द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वाज डन बाय, अब हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन को देंगे का, जब हमने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दे दी है, उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ टाइम बाद उस फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो आराम दे रही थी वो आराम ख़त्म हो गया या रुक गया है। दूसरी बारी में कब दे सकते हैं, जब क्रॉनिक डिजीज़ में एक्यूट एक्सैजर्बेशन हो रही होगी तब दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कब दे सकते हैं कि पेशेंट के अंदर के सिम्टम्स तो चले गए फर्स्ट रेमेडी को देने के बाद, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को देने के बाद, लेकिन उसको रिलीफ ही नहीं आ रहा है, तो हम देंगे। उसके बाद हम ऐसे केसेस में भी दे सकते हैं जब पेशेंट के सिम्टम्स हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अकॉर्डिंग डिसअपेयर नहीं हो रहे हैं, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, और जो सबसे पहले आता है वो सबसे लास्ट में जाता है इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। और पांचवा रीज़न है कि पेशेंट के अंदर या तो मियाज़म एक्टिवेट हो गया है अकेले में, या फिर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, यानी कि या तो सोरस सिफिलिस या सिफिलिस साइकोसिस या सोरस सिफिलिस साइकोसिस, तब हम इसको दे सकते हैं सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद इसका छठा रीज़न क्या है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन को देने का, वो ये है कि अगर बॉडी के अंदर, बॉडी में जो डिज़ीज़ है वो फंक्शनल लेवल पे थी, लेकिन अब वो वाइटल ऑर्गन्स में पहुंच गई है, तो हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देंगे। सातवां रीज़न ये है कि बॉडी के अंदर पेशेंट की न्यू सिम्टम्स आ गए हैं जो कि पुराने वालों से बिल्कुल अनरिलेटेड है, मिलते जुलते नहीं हैं, बिल्कुल न्यू है। अब ये तो कुछ रीज़न्स हो गए हैं कि हमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देनी क्यों चाहिए। अब ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से उसमें डॉक्टर हैनीमन ने क्या कहा है, तो पहले हम ये देख लेंगे, इसको कंसल्ट करने के बाद दैन फिर हम आगे चलेंगे। तो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के कॉर्जम नंबर 251 में डॉक्टर हैनीमन क्या कहते हैं कि कुछ मेडिसिन हमारे पास ऐसी होती हैं कि अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास कहते हैं कि डॉक्टर हैनीमन के हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इग्नेशिया है, बेलाडोना है, और रक्सटॉक्स है, ब्रायोनिया है, जिनके पास पावर है कि वो इस शख्स की हेल्थ को ऑल्टरनेटिंग एक्शंस में कंसिस्टेंटली अचीव कर सकती हैं। देखिए, बेसिकली इसको हम एक प्राइमरी एक्शन की काइंड भी समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो सिम्टम्स एक दूसरे के अपोज होते हैं, तो यहाँ पर जो प्रैक्टिशनर है जो मेडिसिन दे रहा है, वो जब इनको प्रिस्क्राइब करेगा होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, अगर उनको प्रिस्क्राइब करने के बाद कोई इंप्रूवमेंट पेशेंट के अंदर नहीं आती है, और ज़्यादातर ऐसा होता है, ऐसी रेमेडीज़ को देने के बाद पेशेंट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट हमें खासकर नज़र नहीं आती, तो पर्सन को, डॉक्टर को, फिजिशियन को, प्रैक्टिशनर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसी सेम मेडिसिन की स्मॉल डोज देनी चाहिए, जिससे उसको उसके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्टर हनीमन ने देखो क्लियरली हमें एक्सप्लेन कर दिया है पर्सन नंबर 251 में कि हमारे पास जो मेडिसिन हैं ये जैसे कि रेक्सटॉक्स, ब्रायोनिया, बेलर, इग्नेशिया, ये तो कुछ एग्जांपल्स दी हैं, और भी हैं, लातादाद हैं, इन्यूमरेबल हैं। ठीक है। इनके ऑल्टरनेटिंग एक्शंस होते हैं, यानी कि ये अपोजिट इफेक्ट्स भी बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं, बिल्कुल अपोजिट। तो अगर एक रेमेडी आपने करेक्टली चूज़ कर ली है, ठीक है, उसको आपने अप्लाई कर दिया है, लेकिन रेमेडी बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रायोनिया का मार्क सिम्टम है कि पेशेंट जब वो स्लाइटली भी मूव करता है उसको सिवियर पेन होता है, तो ये इसका मार्क सिम्टम है। ऐसी रक्स का मार्क सिम्टम है कि फर्स्ट मूवमेंट में पेन होता है और मूवमेंट से जो है रिलीव आता है, रेस्ट करने से बिगाड़ आता है ना। तो ये मेडिसिन ऐसी हैं, अगर आपने इनको बिल्कुल वेल चूज़ किया है, सही चूज़ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो इन कंडीशन में हम उसी सेम मेडिसिन की स्मॉल डोज दे देंगे, जिससे हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ायर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब डॉक्टर कैंट क्या कहते हैं इस हवाले से, हैनीमन का तो सुन लिया, कैंट क्या कह रहे हैं। कैंट ने अपने जो बुक है लेक्चर्स इन होम्योपैथिक फिलॉसफी में सेकंड प्रिस्क्रिप्शन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। डॉक्टर कैंट के अकॉर्डिंग सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली एक प्री सपोज है, फर्स्ट प्री सपोज करती है कि यार फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, और उसने सही से एक्ट किया है, ठीक है, तो आगे हम उसको मज़ीद फॉलोअप करने के लिए दे रहे हैं। अब होम्योपैथी में जो है वो सेकंड ऑब्जर्वेशन तब की जाती है होम्योपैथी में कि जब केस हमारा रुक जाता है, या रुक क्यों गया, हिस्ट्री लेनी पड़ेगी या जो भी रीजंस आ रहे हैं वो। तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली या तो उसी में सेम मेडिसिन की रिपीटिशन हो सकती है, या फिर उसी मेडिसिन का एंटीडोट या कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम ये तमाम चीज़ें तब तक नहीं करेंगे जब तक हम उस केस को अगेन स्टडी नहीं कर लेते, ठीक है। अब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर कैंट ने डिफरेंट रीजंस दिए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रीज़न क्या है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन को देने का, डॉक्टर कैंट के अकॉर्डिंग वो देख लेंगे। तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हम जब हमारे पास केस है, हमने उस केस में रेमेडी एडमिनिस्टर कर दिए, लेकिन रेमेडी को देने के बाद इससे हमें कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि हमें ओरिजिनल सिम्टम्स रिटर्न नहीं हो रहे हैं। तो हम पहले वेट करेंगे ओरिजिनल सिम्टम्स के आने का, कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक। अगर हमें वो नहीं मिलेंगे तो जो है हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। लेकिन अगर 1-2 महीने के बाद भी ओरिजिनल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो केस, इसका मतलब क्या है, केस क्यूरेबल है। जब केस क्यूरेबल होगा तो हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे देंगे, और वो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन वो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन की रिपीटिशन होगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड रीज़न क्या है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन को देने का, जब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नए सिम्टम्स बॉडी में, पेशेंट को फर्स्ट रेमेडी देने के बाद न्यू सिम्टम्स आ जाएंगे, तो फिजिशियन जो है जब पेशेंट से पूछेगा दस कि यार आपको ये वाले सिम्टम पहले से मौजूद थे, पेशेंट बोलेगा नो, इसका मतलब है कि रेमेडी ने सही से काम नहीं किया है और रेमेडी जो है वो सिमिलमम हमारे पास नहीं थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमने फर्स्ट रेमेडी दी है उसको हमें एंटीडोट करना पड़ेगा, उसके असर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो नए और पुराने सिम्टम्स दोनों आए हुए हैं उनको हम मिलकर स्टडी करेंगे, मिलकर स्टडी करने के बाद जो सेकंड हमारी बेस्ट रेमेडी बनती है हम वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देंगे। अब इससे होगा क्या, बेसिकली इससे होगा ये कि इससे इट कॉज न्यू सिम्टम्स, ये जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं ये उसको ख़त्म कर देगी, भगा देगी, और पुराने वालों पे अपना इफेक्ट करके उनको भी परमानेंटली क्योर कर देगी, ठीक है। अब थर्ड रीज़न क्या है कि थर्ड रीज़न जो है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में, अगर हमें रेमेडी चेंज करनी होगी तो कब करेंगे, जब न्यू स्ट्राइकिंग सिम्टम्स पेशेंट में आ जाएंगे तो हमें न्यू रेमेडी देनी होगी। बेसिकली ये जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का केस है लाजमी सेकंड रेमेडी मांगता है, कब, जब बॉडी के अंदर, इसको याद रखना, न्यू स्ट्राइकिंग सिम्टम्स आएंगे तब, ठीक है। अगर सिम्टम्स पेशेंट के चेंज हो जाएँ तो हमें रेमेडी भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर पेशेंट के सिम्टम्स चेंज हो गए हैं तो और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, दो कंडीशन है, अगर सिम्टम्स चेंज हो गए हैं और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो हम रेमेडी को चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिम्टम्स चेंज हो गए हैं लेकिन पेशेंट अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा है तो उसी रेमेडी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप वहाँ पे वेट करोगे, ठीक है, आप उसको अकेला नहीं छोड़ोगे, आप एक से ज़्यादा डोजेस उसी रेमेडी की या उसी पोटेंसी के हायर आप दोगे या उसको टेस्ट करोगे। पांचवा रीज़न हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देखो समटाइम्स नेसेसरी होता है कि हम उसको कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब रेमेडी को चेंज करना। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है जिसका जो है सर बड़ा है, ब्लू आइज़ हैं, चेहरा चमकता हुआ है और जो है हीट है, थ्रॉम्बिंग हेडेक उसको हो रहा है और जो है उसको बहुत ही जल्दी जो ना वो उसको नज़ला ज़ुकाम कैच कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे की जो रेमेडी हमने उसको दी थी बेलाडोना, तो अब बेलाडोना ने तो सिम्टम्स रिलीव कर दिए लेकिन उसको जो हेडेक है वो स्टिल कंटिन्यू है, ठीक है। तो हम जब उस केस को अगेन री एग्जामाइन करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि उसकी कैलकीरिया काफ जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बिग हेड, ठीक है, ब्लू आइज़, ये सारी चीज़ें
तो यानी कि हमने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो परमानेंटली क्योर हो गया। तो अब ऐसी मेडिसिन जो हैं हमें, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें लेकर जाती है अपने कॉग्नेट्स पर, और कॉग्नेट्स बेसिकली उन रेमेडीज से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से, जैसे कि CP और नेक्स्ट फॉर्म में एक दूसरे के कॉग्नेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है कि एक पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो CP का कॉन्स्टिट्यूशन है, CP की कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बिलियर्स फीवर मिलता है, ठीक है। तो हम जब भी CPA देंगे तो उसके बाद नक्स देनी पड़ेगी, और जब नक्स सिम्टम्स को रिलीव कर देगा तो CPA के सिम्टम्स दोबारा आ जाएंगे। अब हमारे पास 5वां जो प्रिस्क्रिप्शन का रीज़न है, यानी कि हम चेंज कर देंगे ट्रीटमेंट का प्लान। कैसे? यहाँ पर फॉर एग्जांपल सोरिक पेशेंट है, उसको सक्सेसफुली हमने एंटीसोरिक रेमेडी से ट्रीट करें, जैसे कि सल्फर है, ग्रेफाइट है, सुरेंडम है। अब पेशेंट हमारे पास अगेन आ गया है और उसके गले में जो है अब अल्सर से बन गए हैं और उसका सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो अब यहाँ पे फिजिशियन जब उससे पूछेगा तो पेशेंट बताएगा कि 30 साल पहले मेरा सिफिलिस जो है मर्करी से ट्रीट किया गया था, यानी कि हमने सोरा तो उसका ऊपर से ट्रीट कर दिया, बट उसके इंटरनल जो है वो चीज़ें अब बाहर आने लगी हैं। तो अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि अब इससे हमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से जो आइडिया मिलेगा वो ये होगा कि हमें पूरी डिजीज़ की स्टेट ही चेंज हो गई है, तो हमें पूरा ट्रीटमेंट का प्लान ही चेंज करना पड़ेगा। एंटीसोरिक ट्रीटमेंट कर रहे थे तो एंटीसिफिलिटिक देंगे। अब ये तो अगर डॉक्टर कैन के अकॉर्डिंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है होम्योपैथी में? सबसे पहले कि हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन से फर्स्ट रेमेडी का एक्शन जज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ क्यूर को देख सकते हैं, न्यू ड्रग इफेक्ट्स के जो भी सप्रेशन हो रही है वो देख सकते हैं। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें चेंज करनी है, रिपीट करनी है, या रेमेडी को स्टॉप करना है। वाइटल फोर्स के रिस्पॉन्स को इवेलुएट कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस गुड या बैड दोनों दे सकते हैं। 2 सिमिलर मेडिसिन के दरमियान डिफ्रेंशिएट करके एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक एग्रीवेशन को मैनेज कर सकते हैं, और लास्ट में पॉलीफार्मेसी यानी कि मल्टीपल रेमेडीज़ को एक साथ देने से अवॉइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले कि हम इससे फर्स्ट एक्शन ऑफ रेमेडी को कैसे जज कर सकते हैं। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन से एक डॉक्टर को हेल्प मिलती है कि वो ये जज कर सकें कि रेमेडी क्यूरेटिवली काम कर रही है, रेमेडी एक तरफा तौर पर काम तो नहीं कर रही, रेमेडी का एक्शन ख़त्म तो नहीं हो रहा है, या फिर रेमेडी रॉन्ग तो सेलेक्ट नहीं कर ली गई है। अब ये जजमेंट हम पेशेंट के जर्नल सिम्टम्स को देखने के बाद करते हैं, या वो जो फर्स्ट रेमेडी को लेने के बाद फिजिकल कंप्लेंट्स करेगा तो करेंगे। सेकेंड है डायरेक्शन ऑफ क्योर को कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली डॉक्टर को हेल्प करती है कि वो जज कर सके कि डायरेक्शन ऑफ क्योर कैसे होता है, यानी कि सिम्टम्स अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ज़्यादा अहम ऑर्गन से कम अहम, यानी कि दिल, दिमाग, गुर्दे से जल्द की तरफ जा रहे हैं। सिम्टम्स रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि जो पहले आया था वो लास्ट में जाएगा, और जो सबसे आखिर में सिम्टम आया था सबसे पहले जाएगा, ऐसे जा भी रहे हैं या नहीं। अगर यही डायरेक्शन है तो इसका मतलब हमने कोई नई दवा देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है कि हमें ये डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि हमें अब रेमेडी को रिपीट करना है, चेंज करना है या वेट करना है। तो पेशेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग फिजिशियन को सबसे पहले वेट एंड वॉच रुक कर देखना चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है रेमेडी को वो रिपीट भी कर सकता है, अगर इम्प्रूवमेंट रुक गई है पोटेंसी को बढ़ा भी सकता है। अगर रेमेडी ने पहले अच्छा काम किया था लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स अब बंद हो गए हैं, और रेमेडी को चेंज भी कर सकता है अगर न्यू सिम्टम्स आ गए हैं और इम्प्रूवमेंट कम्प्लीटली बंद हो गई है। चौथा है कि हम सेपरेशन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, या जो पेशेंट के अंदर न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सिम्टम्स पेशेंट के अचानक गायब हो गए हैं बिना कोई जनरल इम्प्रूवमेंट के बगैर, यानी कि उसके ओवरऑल बॉडी में जो भी जनरल इम्प्रूवमेंट थी उसके वो ठीक हुए बगैर पेशेंट के जो सिम्टम्स थे अचानक गायब हो गए, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि या तो सेपरेशन हुई है, यहाँ पर रेमेडी गलत थी, या फिर हमने उसको बार बार रिपीट कर दिया। आगे टू इवेलुएट वाइटल फोर्स रिस्पॉन्स, यानी कि वाइटल फोर्स के रिस्पॉन्स को इवेलुएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्स क्या दे रही है। तो बेसिकली सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जो है हमें वाइटल फोर्स के जो भी रिएक्शन वो दे रही है फर्स्ट रेमेडी के बाद उसको रिफ्लेक्ट करती है। कैसे? अगर वाइटल फोर्स की रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो हाई डोज दे के वेट करेंगे। अगर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा वीक है तो लो डोज देंगे या फिर उसी को रिपीट करेंगे। नो रिस्पॉन्स तो हम केस को अगेन रिटेक करके न्यू रेमेडी की तरफ जाएंगे। अब प्रोग्नोसिस कैसे दे सकते हैं? अगर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में रिस्पॉन्स अच्छा आया तो ये अच्छा प्रोग्नोसिस है। अगर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो ये गार्डेड प्रोग्नोसिस है।
हम मेडिसिन के दरमियान डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की वजह से? तो बेसिकली फॉलोअप सिम्टम्स की वजह से हमें हेल्प मिलती है कि हम 2 एंटीडोटल रेमेडीज़ को चूज़ कर सकें, 2 कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें, या 2 क्लोजली रिलेटेड रेमेडीज़ के दरमियान में हम आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब होम्योपैथिक एग्रीवेशन को हम कैसे मैनेज करेंगे? माइल्ड अगर एग्रीवेशन हो रहा है लेकिन माइल्ड एग्रीवेशन के साथ इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो इसका मतलब है कि रेमेडी को हमने सही चूज़ किया है और उसको हमें फिर जो है किसी भी किस्म की रिपीटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। पॉलीफार्मेसी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखो, होम्योपैथी में सिंगल रेमेडी जो है और मिनिमम डोज में दी जाती है, तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि अब इसमें कोई फ्रीक्वेंट बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, मल्टीपल रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं है और रूटीन रिपीटेशन आपको उसका करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पूरा आपका सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का टॉपिक था। इसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग कवर कर दिया ऑन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, और अगर उन क्वेश्चंस के हवाला भी आपसे इस टॉपिक की वजह से कुछ पूछा जाता है तो ये इतना ईजी, इतना कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने समझाने की कोशिश किया। आप ईजिली इसमें से अपने क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। बट स्टिल अगर इसको देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में मिलता है।